हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फन विद फिनेरिया पे। आज अपन बात करेंगे क्लास 12 के मानव का परिसंचरण तंत्र के अध्याय के बारे में। तो बेटा, मानव के परिसंचरण तंत्र जो आपका चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके 12वीं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अपन इस चैप्टर में अपन पूरे चैप्टर को अपन डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अलग किए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे अपन पूरे चैप्टर का क्या करेंगे, अपन रिवीजन करेंगे। सो बच्चों, अब आने वाली जो भी सीरीज होगी उसके अंदर सभी चैप्टर के अंदर क्या किया जाएगा, सभी चैप्टर के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको आपका लिया जाएगा और उसी के बेस पे अपन रिवीजन करेंगे। और आई होप ये जो आपकी सीरीज है, रिवीजन सीरीज है, जो क्वेश्चन के बेस पे होगी उसके कारण आपको काफी ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो स्टूडेंट, आपको ये जो वीडियो है पूरा देखना है, अच्छे से इसको समझना है। जो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। ये चीज आपको अगर क्लियर हो जाती है तो आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा अच्छे चांसेस आपके बन सकते हैं एग्जाम को क्लियर करने के। ओके बच्चों, तो अपन बात करते हैं। पहले तो देखो, जैसे इसके जो बेसिक है उसके बारे में बात करेंगे कि जो परिसंचरण है वो क्या होता है। तो देखिए बच्चों, परिसंचरण क्या है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम के द्वारा अपन क्या करेंगे, चाहे वो गैस हो, अपशिष्ट पदार्थ, या अपनी जितने भी जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं उनको शरीर में जो संचरित करने की जो प्रक्रिया है, मतलब शरीर में परिवहित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, परिसंचरण बोलते हैं। परिसंचरण का मतलब क्या है, परिसंचरण, परि का मतलब चारों ओर, यानी कि जनरली आपके शरीर में, पूरे शरीर में क्या होगा, जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी आपकी गैसेज हैं, जो भी आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको शरीर में परिवहित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, परिसंचरण बोलते हैं। और इसमें जो सिस्टम आपका इन्वॉल्व होगा, तो तंत्र आपका इन्वॉल्व होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई परिसंचरण के बारे में। अब देखिए भाई, परिसंचरण जो होता है वो क्यों जरूरी होता है, क्योंकि परिसंचरण की प्रक्रिया से आप क्या करते हो, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेज का जो एक्सचेंज होता है, जो गैसेज का विनिमय है, वो आपकी कोशिकाओं में किसके द्वारा किया जाता है, आपके जो परिसंचरण है उसी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो आप भोज्य पदार्थ यानी जो आप खाना खाते हो, तो उसके कारण जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं तक जा रहे हैं वो भी किसके द्वारा जाएंगे, आपके परिसंचरण के द्वारा जाएंगे। इसके अलावा जो अवशिष्ट पदार्थ जो आपके शरीर से बाहर निकलते हैं वो भी किसके द्वारा निकलते हैं, परिसंचरण के द्वारा बाहर निकलते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र जो है आपका, वो बेसिकली कितने टाइप का होता है। परिसंचरण तंत्र जो है वो आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो बंद और एक खुला। ठीक है जी, अब देखिए खुला क्या है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, दोनों के बारे में अपन यहां पे जानेंगे। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो याद रखना, खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब कि जब बिना किसी, मतलब जो रक्त होगा, यानी कि जो भी आपका तरल माध्यम है जिसके द्वारा परिसंचरण किया जा रहा है, अगर जीव के शरीर में जो आपका तरल माध्यम है वो बिना किसी वाहिनी के अगर क्या हो रहा है, पूरे शरीर में परिवहित हो रहा है। अब वो बिना वाहिनी के कैसे होगा, यानी कि अगर किसी जीव के शरीर में जो आपका जो क्या है, जो तरल पदार्थ है वो ऐसे ही भरा पड़ा है, उसके पूरे शरीर में क्या है आपका ऐसे ही उपस्थित है, उसके चारों तरफ कोई भी दीवार उसके चारों तरफ प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो अगर रक्त का परिसंचरण या जो आपके द्रव्य है, शरीर द्रव्य का परिसंचरण किसके द्वारा किया जा रहा है, बिना किसी वाहिनी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है जी, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बेसिकली क्या कहेंगे, उसे अपन खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र यानी जब क्या होता है, वाहिनियों के द्वारा रक्त का परिवहन किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। अपने अंदर कौन सा होता है, अपने अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला जो परिसंचरण तंत्र होता है वो मुख्यतः कॉकरोच में होता है। कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं। आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में जो कॉकरोच है उसके अंदर क्या मिलता है, उसके अंदर हीमोलिम्फ मिलता है। ठीक है जी, तो बेसिक जानकारी थी। अब आगे चलते हैं अपन कि भाई परिसंचरण के लिए अपने शरीर में क्या उपस्थित होता है। तो याद रखना, परिसंचरण के लिए अपने शरीर में जो माध्यम उपस्थित होता है वो कौन सा माध्यम होता है, वो आपका तरल माध्यम के रूप में आपका रक्त पाया जाता है। ठीक है जी, तरल माध्यम के रूप में क्या उपस्थित होगा, आपका रक्त जो होता है वो तरल माध्यम में उपस्थित
होता है, तरल माध्यम के रूप में क्या होता है आपके शरीर में उपस्थित होता है। ठीक है जी। अब जो आपका रक्त है वो किससे मिलकर बना होता है? तो आपका जो रक्त होते हैं उसके दो भाग होते हैं, तो प्लाज्मा का और एक आपके रक्त कोशिकाओं का। तो देखिए प्लाज्मा का जो भाग होता है वो तो कैसा होता है, तरल माध्यम में होगा। क्यों होगा तरल माध्यम में? क्योंकि उसमें क्या होता है 90% जो जल होता है वो उपस्थित होता है। 90% क्या होता है आपका जल उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है वो तरल होता है। और याद रखना प्लाज्मा का जो अमाउंट होता है अपने रक्त के अंदर वो कितना होता है, 55 से 60% क्या होता है आपके शरीर में प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है जी। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसके अलावा जो अकार्बनिक जो लवण है वो भी इनके अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है आपका जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% तो जल होता है और आपका 10% जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं आपका अकार्बनिक और कार्बनिक लवण उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपका रक्त है वो तरल माध्यम में क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है प्लाज्मा पाया जाता है। क्योंकि प्लाज्मा में क्या होगा आपका जल उपस्थित होता है, इसलिए क्या होता है आपका जो रक्त होता है वो कैसा होता है, तरल तरल के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद कहते हैं रक्त जो होता है वो क्या होता है? तो रक्त जो होता है आपका वो क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है जी। इसके अलावा अब रक्त जो होता है अपने शरीर में किस रंग का पाया जाता है? अपने शरीर में जो रक्त होता है वो लाल रंग का पाया जाता है। लाल रंग किसके कारण होता है ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है जी। तो प्लाज्मा के अंदर आपका बात हो गई। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, प्लाज्मा की जगह एक दूसरी और होती है क्या, अपने जनरली रक्त जो होता है उसका वो किसके द्वारा उसका निर्माण किया जाता है? आपके रक्त का निर्माण किसके द्वारा, प्लाज्मा और जो रक्त कोशिकाएं होती है दोनों मिलकर क्या करती है, रक्त का निर्माण करती है। ठीक है जी। इसके बाद अपन बात करते हैं रक्त कोशिकाएं। तो आपको पता है कि शरीर में कितनी प्रकार की रक्त कोशिकाएं देखने को मिलती है? शरीर में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो लाल रक्त कोशिका जिसे इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एक श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, और तीसरी क्या होती है आपकी प्लेटलेट्स होती है, पट्टिकाणु, जिसे अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगर इसकी बात की जाए, ठीक है जी, जैसे मान लो आपका लाल रक्त कोशिकाओं की बात की जाए, लाल रक्त कोशिकाएं हो चाहे प्लेटलेट्स हो, इनका निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन लाल रक्त कोशिका की। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है वो मुख्यतः आपके जो रक्त है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। इनका जो अमाउंट होता है लाल रक्त कोशिकाओं में, अगर बात करें एक जो एडल्ट मैन की या जैसे वयस्क पुरुष की, तो उसमें कम से कम 50 से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम प्रति घन मिलीमीटर क्या होता है आपका, इसकी संख्या होती है किसकी, आपके लाल रक्त कोशिकाओं की। देखो बच्चों, पुरुष में तो क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन जो आपकी महिलाएं होती है उनमें ये कम होती है। कम से कम 47 से लेके 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसकी संख्या होती है किसके अंदर, वयस्क महिलाओं के अंदर। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये लाल रक्त कोशिकाएं बेसिकली इनका निर्माण कहां होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, इनका निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आरबीसी जो होती है, यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनका रंग, जो आपका रक्त है, जैसे आपका जो रक्त होता है उसका रंग लाल क्यों होता है, ठीक है जी, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, श्वसन वर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसन वर्णक बोलते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। बेसिकली आपका रक्त जो है वो लाल रंग का नहीं है, ठीक है जी। आपका जो रक्त है उसमें लाल रंग किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण है। यानी अगर आप लोग इसको हीमोग्लोबिन को, क्योंकि ये जो आपकी हायर क्लासेस होती है उनमें ऐसे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं कि उसमें आपको हीमोग्लोबिन को अलग करना पड़ता है, ठीक है जी। तो जब आप हीमोग्लोबिन को अलग कर लोगे तो आपके जो रक्त है उसका रंग लाल नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। उसका जो कलर होगा वो जनरली आपका स्लाइटली येलो, पीले कलर का क्या होता है, थोड़ा सा भाग उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें किसका भाग होता है, प्लाज्मा का भाग होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, श्वसन वर्णक के रूप में लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके कारण आपके रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी जो होती है उसका जीवन काल कितना होता है, उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा को। अब बेटा देखो प्लीहा कहां पाया जाता है, ठीक है जी, लोकेशन आपको सभी को पता होनी चाहिए। प्लीहा कहां मिलेगा, याद रखना, प्लीहा क्या होता है, आपका जो स्टमक है, आपका क्या होता है, जो स्टमक होता है, स्टमक के कुछ इस तरफ क्या होता है आपका प्लीहा, आपको जो होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो स्टमक के इस तरफ क्या होता है, आपका प्लीहा आपको देखने को मिलता है, जहां पे लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं वहां आपकी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, जो प्लीहा या स्प्लीन है उसे अपन लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं।
इसके अलावा इसे रक्त बैंक भी कहा जाता है, प्लीहा को रक्त बैंक भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं अपन कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनकी संरचना अभी कैसी होती है। तो इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होगी, जनरली आपकी जो उभयावतल होती है, इनकी संरचना कैसी होती है, उभयावतल इनकी संरचना होती है। ठीक है जी, गोलाकार लाइक होती है। इसमें याद रखना जो जितने भी जो स्तनधारी है उसमें क्या नहीं होता, उसके लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता। सिर्फ किसमें पाया जाता है, सिर्फ आपका ऊंट और लामा में ये देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, ऊंट और लामा में ये देखने को मिलता है। बेसिकली इसका काम जो होता है वो क्या होगा, इसका काम जो है, ठीक है, इसका काम जो है वो क्या होता है, शरीर के अंदर बेसिकली आपके रक्त का निर्माण करना, और साथ में क्या है कि जो आपका ऑक्सीजन है उसको बाइंड करने के लिए, उसको बांधने के लिए, इसके अलावा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बांधने के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है। यानी कि आपके रक्त के द्वारा जो आपके गैसेज है, यानी कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके परिवहन में क्या करता है, ये मदद करती है। कौन, लाल रक्त कोशिकाएं। इनकी जो संख्या होती है वो काफी अधिक होती है, लेकिन इनका जो आकार होता है वो काफी छोटा होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है उसे अपन बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है वो आकार में तो बड़ी होती है लेकिन संख्या में बहुत ही कम होती है। ठीक है जी। इनकी संख्या जो होती है वयस्क मनुष्य में कम से कम आपकी 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है जी। और महिला में थोड़ी ये क्या होती है, आपकी कम होती है। कई कई बुक्स में क्या लिख रखा है आपका 10,000 भी लिख रखा है। तो सभी बुक्स का सभी अलग अलग बात उसमें बताई जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो आप याद रख सकते हो, 8000 प्रति घन मिलीमीटर क्यूब जो है आपका, वो आपकी क्या होती है, वयस्क मनुष्य में डब्ल्यूबीसी का जो मात्रा होती है वो उसमें पाई जाती है। बेटा एक बात याद रखना, अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब आपके जो शरीर है, आपका जो शरीर है किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है। क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने के कारण या कोई भी पैथोजन है वो आपके शरीर में आ चुका है, तो उसके इन्फेक्शन के कारण, उसके संक्रमण के कारण क्या होता है, आपकी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण लगातार बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो आपके शरीर की सुरक्षा करती है। ठीक है जी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है। उनका मुख्य कार्य है आपके शरीर की रक्षा करना। किससे, जितने भी प्रकार के जो रोग कारक होते हैं उनसे आपके शरीर की रक्षा करना, मतलब प्रतिरक्षा के लिए क्या होती है, ये काम में आती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है। किसके, कौन कौन सी, एक तो कणिकामय और एक अकणिकामय। कणिकामय जो होती है उसे अपन ग्रेनुलोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो जनरली इनकी कोशिकाओं में कुछ कणिकाएं देखने को मिलती है। ये आपकी 3 प्रकार की होती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स और आपकी जनरली कौन कौन सी होती है आपकी, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, आपकी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उनके कणिकामय वाले भाग में क्या होती है, उपस्थित होती है। और अकणिकामय में आपकी मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो कोशिकाएं आती हैं। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं यानी पट्टिकाणु जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, इनका जो, पहले तो इनकी मात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो पट्टिकाणु जो होते हैं उनकी मात्रा आपके शरीर में लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपकी पट्टिकाणु होती है उनका मुख्य कार्य है आपके रक्त स्कंदन में होता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने के लिए काम में आती है। तो बच्चों ये क्या था, ओवरव्यू था किसके लिए, आपके जो रक्त कोशिकाएं हैं, आपका रक्त है वो कैसे क्या होता है। ठीक है जी। रक्त का निर्माण किससे होता है। ठीक है। इसके अलावा जो कोशिकाएं होती हैं उनके प्रकारों के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे, किस पे, जो अपन ने अभी जिसपे अपन को बात करनी है। ठीक है जी। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका उस पे आते हैं। ठीक है जी। तो अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन की क्रियाविधि समझाइए। रक्त का थक्का किस प्रकार बनता है आपके शरीर में, उसके बारे में आपको बताना है। तो बेटा ये देखो, ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है जी। तो देखिए रक्त स्कंदन की क्रियाविधि क्या होती है। सबसे पहले रक्त स्कंदन की क्रियाविधि को समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि रक्त स्कंदन क्या होता है, रक्त का थक्का बनना क्या होता है, रक्त स्कंदन की परिभाषा जो है वो क्या होती है। तो बेटा देखिए, स्कंदन क्या है, थक्का बनना क्या है।
जैसे आपको चोट लगती है, ठीक है जी, जैसे ही आपको चोट लगती है, कुछ देर बाद आप क्या देखते हो, कुछ देर बाद आपका जो रक्त होता है वो अपने आप बहना बंद हो जाता है। बहना क्या होगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है कि जो रक्त है वो अपने आप ही बंद हो गया। जैसे अपन क्या करते हैं, अपने छोटी सी चोट लग जाती है, ठीक है ना, कई बार जैसे अपन घूम रहे थे, घूमते घूमते क्या हो गया, अपने जो पैर है उसमें कोई चोट लग गई, और चोट लगने के कारण क्या हुआ, आपके कोई रगड़ लग गई, कोई चोट लग गई, उसके कारण क्या हुआ, आपका जो ब्लड होगा, रक्त होगा, वो क्या होगा, शरीर से बाहर आने लग जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर बाद आपका वहां पे क्या होगा, एक ब्राउन कलर का, एक भूरे कलर का वहां पे आपको एक आवरण देखने को मिलता है। एक जनरली उसके साथ साथ एक जेल नुमा संरचना आपको वहां पे देखने को मिलती है। और इस प्रकार क्या होता है, वहां पे आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि आपका जो रक्त है वो बहना बंद हो जाता है। तो बेटा ये किसके कारण हुआ, क्योंकि आपके शरीर में क्या होता है, ये क्यों होता है, किस कारण होता है, आपके शरीर में ऐसे कारक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके उस रक्त को बहने से रोकने का काम करते हैं, और उन कारकों को अपन क्या बोलते हैं, स्कंदन कारक बोलते हैं। अब बात करेंगे अपन स्कंदन क्या होता है। रक्त के वाहिकाओं से बाहर आने पर जेल नुमा संरचना में बदल जाना क्या कहलाता है, रक्त का थक्का कहलाता है। यानी जब क्या होता है, रक्त आपके वाहिकाओं से बाहर आ रहा है, याद रखना कभी भी, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है जी, जैसे मान लो कई बार चोट लग जाती है नॉर्मली आपकी, आप देखते हो भाई यार मेरा खून बह रहा है, कैसे निकल रहा है, कहां से निकल रहा है यार, ये कोई मेरी जो नस है वो कट चुकी होगी, मेरी कोई आपकी जनरली धमनी है वो कट चुकी होगी, सिरा कट चुकी है। बेटा ऐसा नहीं होता, सिरा नहीं कटी है वो, ना आपकी धमनी कटी है वो क्या होती है, वो बेसिकली आपकी क्या करती है, वहां पे आपकी वाहिकाएं, ठीक है जी, तो धमनी का जो आपकी क्या होती है, जनरली जो आर्टरियोल्स होती है, जनरली जो आपकी जो कैपिलरीज होती है वहां पे वो कटती है, ठीक है जी। यानी धमनिकाएं जो होती हैं वो आपकी वहां पे क्या होती है, क्षतिग्रस्त होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो रक्त बाहर की तरफ आता है, ना कि आपकी बेटा वहां पे सिराएं या धमनिकाएं कट रही हैं, ठीक है जी, या धमनियां या सिराएं जो होती है वो आपकी कट रही हैं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वहां पे आपकी कौन कट रही है, वहां पे आपकी जो जनरली क्या होती है, जो आपकी केसिकाएं होती हैं, जो आपकी क्या होती है, कैपिलरीज या केसिकाएं जो होती हैं, वो वहां से क्या होती है, डैमेज होती है। जो आपकी पतली 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 छोटी छोटी जैसे होती है ना, आपकी ट्यूब आपको देखने को मिलती है अपने शरीर में, जो छोटी छोटी आपको पतली पतली क्या देखने को मिलेगी, आपको जो वाहिकाएं होती है वो देखने को मिलती है, तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ मात्रा में जो रक्त होता है वो आपके शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। और कुछ ही देर बाद क्या होता है, उस जगह पर जहां से रक्त बाहर निकल रहा था, उस जगह पर क्या होता है, एक जेल नुमा आवरण बन जाता है, और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बनना बोलते हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। अब वो बीमारी कौन सी होती है, तो याद रखना बेटा, हीमोफीलिया जो बीमारी होती है, हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी है, जो एक तरीके से आनुवांशिक बीमारी होती है। ये बीमारी जो है आपकी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है डिजीज, ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिजीज है, जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है, तो इसका थोड़ा सा दिमाग में अभी से रखना। हीमोफीलिया जो होती है, उस बीमारी के अंदर उससे ग्रसित जो व्यक्ति है, हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति है, उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता, और रक्त के थक्का न बनने के कारण क्या होती है, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है जी। तो रक्त का थक्का किस बीमारी में नहीं बनता, रक्त का थक्का आपका हीमोफीलिया बीमारी में नहीं बनता, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं अपन, रक्त स्कंदन जो होता है वो किस प्रकार होता है, रक्त का थक्का आपके शरीर में कैसे बनता है। ये तो अपन ने पढ़ा कि स्कंदन क्या है। अब बात करेंगे कि रक्त जो स्कंदन है उसकी प्रक्रिया किस तरीके चलती है, आपके शरीर में रक्त का थक्का कैसे बनता है। देखिए बेटा, आपके शरीर में रक्त स्कंदन करने के लिए कुछ कारक पाए जाते हैं, और इन कारक की संख्या कितनी होती है आपके शरीर में, याद रखना 13 कारक आपके शरीर में उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, रक्त स्कंदन में सहायक होते हैं। यहां पे आपको कोई भी ये नहीं पूछेगा कि भाई ये 13 कारक कौन कौन से होते हैं, आपको दिमाग में बस यही रखना है कि आपके जनरली क्या होते हैं, 13 स्कंदन कारक रक्त के अंदर पाए जाते हैं। हायर क्लास में आप इसके बारे में पढ़ लोगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो रक्त स्कंदन की क्रिया विधि होती है वो किस प्रकार पूर्ण होती है। तो याद रखना, रक्त स्कंदन की क्रिया विधि आपकी 3 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। कितने चरण होते हैं रक्त स्कंदन की प्रक्रिया के लिए, 3 चरण पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले चरण में क्या होगा, आपके शरीर में उपस्थित जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, उसको सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन
को सक्रिय करने वाले जो कारक होते हैं उनका निर्माण सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जब प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हो जाता है तो इस प्रोथ्रोम्बिन जो आपका जनरली जो प्रोथ्रोम्बिन है वहां पे क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और प्रोथ्रोम्बिन जो कि अब क्या था, एक बार क्या होगा आपका निष्क्रिय अवस्था में होगा, वो क्या होगा फिर क्या करेगा, आपका सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। यानी कि पहले तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किया जाएगा और फिर प्रोथ्रोम्बिन जो होगा उसको फिर सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर दिया जाता है दूसरी स्टेप में। और तीसरी स्टेप में क्या होता है, इस थ्रोम्बिन की मदद से जो फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन में बदलकर और फिर क्या कर दिया जाता है, थक्के का निर्माण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार